हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए अदिति गांधी एंड आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम लोग अकाउंटिंग के चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जर्नल को डिस्कस कर रहे हैं पास्ट फ्यू वीडियोस से। उसी के कंटिन्यूएशन में भी ये वीडियोस हैं और मैं अगेन नेक्स्ट 15 ट्रांजैक्शंस आपके सामने लेकर आई हूँ। उन कॉन्सेप्ट, मॉडर्न अप्रोच कॉन्सेप्ट से हम इसे करके देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। Transaction number 1. Brought goods of rupees 50,000 from Suresh and also paid rupees 1,000 for their carriage and also paid मतलब जो goods खरीदे उसका पेमेंट तो कर दिया, साथ ही में हमने कैरेज भी पे किया है 1,000 रुपीज। तो आपने गुड्स खरीदे हैं तो परचेज, कैरेज पे किया है। कैरेज मींस इन गुड्स को आप अपनी गोडाउन शॉप तक लेकर आए होंगे तो आपको ट्रांसपोर्टेशन लगी होगी, उसे कैरेज बोलेंगे। और आपने पेमेंट कर दी है जिसे कैश बोलेंगे। तो परचेज एक्सपेंस है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कैरेज भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स, जिसको कैरेज बोलते हैं, इसको डेबिट। इसको कैरेज इनवर्ड भी बोल सकते हैं क्योंकि गुड्स को खरीद के लाने पे कैरेज लगा है। टू कैश, तो परचेजेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 50,000। 100 रुपीज आपने, 1000 रुपीज आपने कैरेज पे किया तो 5,000, 51,000 इज द टोटल अमाउंट। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ब्रिक्स रुपीज 15 लाख, टिम्बर रुपीज 10 लाख, परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, पेमेंट मेड बाय चेक। हमने ब्रिक्स खरीदी, ब्रिक्स मतलब ईटे 15 लाख रुपए की, टिम्बर खरीदा 10 लाख रुपए का, किस लिए? बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और इसका सभी का पेमेंट हमने चेक से किया। तो बिल्डिंग हमारी एसेट है, तो हम बिल्डिंग, बनी बनाई बिल्डिंग नहीं खरीद रहे, बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो जो भी चीजें बिल्डिंग को बनाने में लगेंगी वो सब बिल्डिंग की कॉस्ट कहलाएंगी। तो जो भी आपने ब्रिक्स खरीदा, टिम्बर खरीदा और भी आगे जो सीमेंट खरीदोगे, जो भी खरीदोगे, वो सब आपके बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होता जाएगा क्योंकि वही उस बिल्डिंग की वैल्यू होगी। तो आप टिम्बर एज अ ब्रिक्स ऐसे करके रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये सब कुछ किसकी कॉस्ट में ऐड होगा? कौन सा एसेट आपका बढ़ रहा है? ये सब कुछ खरीदने से एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है तो बिल्डिंग। और पेमेंट इज मेड थ्रू चेक, मतलब इन दोनों का पेमेंट आपने बैंक के थ्रू किया है तो बैंक बैलेंस कम होगा। ये वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, ये वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग वाला, तो उसको अपन क्या कर देंगे? डेबिट। और बैंक वाला एसेट कम हो रहा है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? क्रेडिट। बिल्डिंग कितना कितना खरीदे हैं आप लोगों ने? 15 लाख रुपए की ब्रिक्स खरीदी है, 10 लाख रुपए का टिम्बर, मतलब अभी तक टोटल 25 लैक्स। तो ये 25 लैक्स आपके बैंक अकाउंट से, बैंक के खाते से कट होने वाला है, इसलिए बैंक क्रेडिट। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, थर्ड ट्रांजैक्शन। Purchased old machinery rupees 10 lakh, spent 20,000 on immediate repair and 5,000 on its carriage. Purchased old machinery लिखा है, 10 लाख के आपने कोई पुरानी मशीनरी खरीदी, उस पर तुरंत रिपेयर किए 20,000 रुपए और 5,000 रुपए उसका कैरेज। आपको बताया है मशीनरीज, फिक्स एसेट्स को एक्वायर करने तक के सारे खर्चे उसी में जुड़ेंगे। मींस ये जो आपने कैरेज पे किया होगा, और ये जो इमीडिएट रिपेयर है सेकेंड हैंड मशीन है। ओल्ड मशीन है मतलब सेकेंड हैंड हो सकती है, पुरानी मशीन आपने खरीदी है तो उसमें इमीडिएट रिपेयर लगा है, मतलब उसने उस मशीन की वैल्यू को, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया होगा। तो ये इमीडिएट रिपेयर ऑन ओल्ड मशीनरीज या सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स, वो उसकी कॉस्ट में ही जुड़ते हैं। ये अपन ने पहले भी देख चुका है। तो एंट्री क्या हो गई? मशीनरी एसेट है, बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। और ये सभी का पेमेंट कैसे हुआ है, कुछ बोला गया क्या? परचेज्ड ओल्ड मशीनरी 10 लाख, स्पेंड 20,000 ऑन इमीडिएट रिपेयर एंड 5,000 ऑन इट्स कैरेज, कुछ नहीं बोला है। तो वी विल बी एज्यूमिंग कि सभी का पेमेंट कैश में हुआ होगा। 10 लाख रुपए मशीन में जुड़ेंगे, 20,000 रुपए रिपेयर के भी जुड़ेंगे और 5,000 रुपए, तो 10 लाख 20,000, 10 लाख 25,000, सॉरी 10 लाख एंड 25,000।
20 और 5 25 हो गया, और 10 लाख 25,000 रुपए टोटल हो गए, 10,25,000, और 10,25,000 का टोटल पेमेंट भी हो गया। अभी आपको लग रहा होगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने कैरेज अलग से रिकॉर्ड किया, उसको भी परचेजेस में जोड़ देना चाहिए था। बिल्डिंग के मशीनरी में जिस तरीके से हमने जोड़ा, परचेजेस में क्यों नहीं जोड़ा? परचेजेस में इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि वो रूटीन रेगुलर बार हर साल पर जितनी बार परचेज होगा उतनी बार कैरेज लगेगा, ये रूटीन एक्सपेंस है, राइट। बट आपने ये जो मशीन खरीद के लाई है, ये मशीन आप यूज करेंगे, बट कैरेज अब इस पे एक ही बार लगा है। जब वो फर्स्ट टाइम हमारे गोडाउन में आई तब बस उस पर तभी हमारे पास कैरेज लगा है। तो जो भी फिक्स एसेट्स होंगे उनको इंस्टॉल करने तक के सारे खर्चे उन्हीं की कॉस्ट में जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने इसी में जोड़ दिया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4, परचेज बिल्डिंग फॉर ₹2 lakh, paid 2% brokerage on its purchase, 24,000 on its registration. Payment of building was made by check and brokerage and registration by cash. Very simple. हमने बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख की, उस पे 2% ब्रोकरेज दिया है। ब्रोकरेज क्या होता है? हमने कोई ब्रोकर की मदद से वो बिल्डिंग खरीदी होगी। ब्रोकर क्या होता है? एक मिडिल मैन। उसका काम क्या है? जिन किसी को बिल्डिंग बेचनी है उनके बारे में उसे पता होता है, और जिन किसी को खरीदना है उनको वो, जैसे सपोज एक्स को बिल्डिंग बेचनी है और जेड को खरीदना है, तो एक बीच का कोई मिडिल मैन होगा, वो क्या करेगा? जेड को हेल्प करेगा एक्स तक पहुंचाने के लिए। तो जो ब्रोकर है वो हमारे को इस काम को करने के लिए कमीशन लेगा। तो उसकी कमीशन कितनी है? 2% ब्रोकरेज ले रहा है वो। तो 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, उस पर वो 2% हमसे लेने वाला है, मतलब 2,000 रुपए, और 24,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के चार्जेस लगे। इस बिल्डिंग को हमने अपने नाम पे जब रजिस्टर कराया तो 24,000 रुपीज हमें रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ी। तो सारा ये सारा की सारा खर्चा कहाँ जुड़ जाएगा? बिल्डिंग अकाउंट में ही जुड़ेगा। आपको अलग से नहीं लिखना है, बिल्डिंग अलग, ब्रोकरेज अलग, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस अलग, इस तरीके से नहीं लिखना है। एसेट को पूरा एक्वायर करने तक जितना भी खर्चा हुआ है उसी में जुड़ता जाएगा। बिना ब्रोकरेज के वो बिल्डिंग आपकी नहीं होगी, क्योंकि ब्रोकर नहीं मिलता तो बिल्डिंग भी नहीं मिलती। तो बिल्डिंग मिलने से पहले की मतलब बिल्डिंग को एक्वायर करने का ही खर्चा है। तो 2 लाख रुपए का 2% कितना हो गया? 2,000, और 24,000 रुपए ऑलरेडी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, तो 2,26,000 टोटल हो गया। ये 26 कहां से आया? 20,000 आपका, 24,000 आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस और 2,000 रुपीज आपके ब्रोकरेज चार्जेस। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बोल रहे हैं बिल्डिंग का पेमेंट हमने चेक से किया, मींस 2 लाख रुपए आपने चेक से दिए, और बाकी सारा पेमेंट ब्रोकरेज और रजिस्ट्रेशन 26,000 रुपए आपने कैश से दिए। तो दोनों एसेट कम हो रहे हैं, अपन इसको क्रेडिट कर देंगे। बिल्डिंग नाम का एसेट बढ़ रहा है, उसको डेबिट करेंगे बाय 26,000, 2,26,000। तो ये 26,000 भी इसी में जुड़ेगा, बिल्डिंग की ही कॉस्ट बनेगी वो भी। नेक्स्ट, paid fire insurance premium on building ₹1,000 and owner's life insurance ₹4,000 by check। हमने फायर इंश्योरेंस दिया है बिल्डिंग का 1,000, ये बिल्डिंग की कॉस्ट में नहीं जुड़ेगा, बिल्डिंग को मेंटेन करने का खर्चा है, रूटीन, हर साल फायर इंश्योरेंस निकालेंगे बिल्डिंग का, तो ये रूटीन रेगुलर खर्चा है बिल्डिंग बिजनेस को रन करने का। तो ये हमारा एक्सपेंस है जिसका नाम क्या है? आप उसको इंश्योरेंस प्रीमियम बोल सकते हो, इस तरीके से भी बोल सकते हो। और दूसरी चीज एक और हमने पेमेंट की है, ओनर्स लाइफ इंश्योरेंस, मतलब ओनर की LIC निकाली है, ओनर की लाइफ का इंश्योरेंस निकाला है। तो ओनर के लाइफ का इंश्योरेंस जो निकाला गया है वो ओनर का पर्सनल खर्चा है, उसको वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ओनर की लाइफ पे इंश्योरेंस है, वो ओनर का पर्सनल खर्चा है, बट उसका पेमेंट बिजनेस से हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? ड्रॉइंग्स। बिल्कुल सही। तो क्या एंट्री होने वाली है? जो बिजनेस का एक्सपेंस है उसे हम इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से रिकॉर्ड कर देंगे। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोल सकते हो इस तरीके से, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। जो आपने ओनर के लिए निकाला वो ड्रॉइंग्स नाम का एसेट है। तो सभी का पेमेंट चेक से हुआ है तो बैंक बैलेंस कम होगा, टू बैंक।
बैंक को क्रेडिट करेंगे, एसेट कम हो रहा है। फायर इंश्योरेंस की वैल्यू थी 1000, लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू है 4000 और टोटल पेमेंट आपने 5000 का किया है। समझ में आया? लाइफ इंश्योरेंस को मैंने ड्राइंग्स क्यों माना, ये क्लियर है। लाइफ मतलब लाइफ इंश्योरेंस किसी नेचुरल पर्सन, वैसे भी लिखा है ओनर्स लाइफ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस हमेशा किसी नेचुरल पर्सन का ही होता है, मतलब ये ओनर का एक्सपेंस है जिसे बिजनेस पे कर रहा है, इसलिए बिजनेस को राइट है उससे लेने का। बिजनेस अगर ओनर के बिहाफ पे कुछ पेमेंट कर रहा है तो वो बिजनेस का राइट बनता है उससे रिटर्न लेने का, उसे ही ड्राइंग्स बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक सबको क्लियर है? ये ट्रांजैक्शन नंबर 5 था। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो अपन नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है बट समझ में आ जाएगा तो फिर नहीं लगेगा। सैलरी ड्यू टू क्लर्क 50,000, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। सैलरी ड्यू टू क्लर्क रुपीज कितना दिया है? 50,000। 50,000 रुपए की सैलरी ड्यू है। अगर आपको किसी को कुछ देना ड्यू है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। ड्यू कब होगी वर्कर को सैलरी देना? जब वर्कर ने काम कर लिया होगा, तभी तो ड्यू है हमारे ऊपर उसको 50,000 रुपए देना। अब समझिए, सिंपल सी बात है। आपको अक्रूअल कॉन्सेप्ट में बताया गया था कि एक्सपेंडिचर्स जैसे ही इंकर्ड होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लीजिए, चाहे आपने उसे पे किया हो या आपने नहीं पे किया हो। यहाँ आपको ये ट्रांजैक्शन पढ़ के समझ तो आ चुका है कि वर्कर ने उनका पार्ट परफॉर्म कर चुका है, तभी ड्यू हो गया हमारे ऊपर। हम पे ड्यू कब होगा देना? जब वर्कर्स ने उनका पार्ट परफॉर्म कर दिया होगा। तो वर्कर्स की तरफ से काम हो गया, मतलब हमने सर्विसेज वर्कर्स की यूज कर ली, मतलब हमारे लिए तो एक्सपेंस है। बट ड्यू है मतलब कि हमने अभी तक पे नहीं किया, मींस पेमेंट तो नहीं हुई। पेमेंट भले ही नहीं हुई, हर ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमने क्या किया? ड्यू हो गया, मतलब हमने इनकी सर्विसेज तो यूज कर ली, जिसको जो वर्कर्स हैं क्या सैलरी नाम का एक्सपेंस तो तुरंत हो गया। जैसे ही आपने इनकी सर्विस यूज की, सैलरी एक्सपेंस आपका हो गया। पेमेंट होने या ना होने पे एक्सपेंस का होना या ना होना डिपेंडेंट नहीं होता है। गो एंड रिवाइज अगेन अक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो कि क्या बोलता है? आपने जैसे ही सर्विसेज यूज कर ली, एक्सपेंडिचर हो गया, चाहे आपने इसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो। अब आपने इसका पेमेंट कैश तो अभी नहीं पे किया है, बट अब जैसे ही आपने इसका कैश नहीं पे किया, आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट हो गया फ्यूचर में पे करने का बर्डन क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? तो वो उस बर्डन को क्या नाम दिया गया है? उस बर्डन को बोलते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरी अकाउंट और सैलरी आउटस्टैंडिंग बिल्कुल अलग अलग है। सैलरी एक्सपेंस ये एक एक्सपेंस का अकाउंट है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है? एक तरीके से बोल सकते हो ये पर्सनल, पहली बात तो पर्सनल नेचर का है, दूसरी चीज ये एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमें इन्हें पे करना है। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे हमारे बहुत, ये 50,000 रुपए हो सकता है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको कुछ अमाउंट टोटल करके 50,000 आ रहे हैं, तो हम इन सब की शीट एक अलग से मेंटेन कर लेंगे। बट अब अकाउंट्स में इतने सारे लोगों के नाम लिखने की बजाय इसका एक रिप्रेजेंटेटिव नाम दे देते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। मतलब ये जो 50,000 रुपए, ये जो इतने सारे लोगों के नाम लिखे, XYZ, राम, मोहन, सोहन, घनश्याम, और भी बहुत वर्कर्स हो सकते हैं, तो सबको मिला के जो टोटल 50,000 हो रही है, ये सभी वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नाम दे देते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्लियर है? इनने जो सर्विसेज दे दी उसके कारण जो ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा हो गया, उसको बोलते हैं सैलरी एक्सपेंस। अब हमें इनको पे करने की ड्यूटी थी जो कि हमने नहीं की, तभी तो हमारे ऊपर ड्यू है ना उनको देना। जैसे सपोज आपने क्लास की फीस नहीं भरी, तो मैं बोलूंगी ना अभी ड्यू है आपकी फीस देना, मीन्स अभी आपको देना बाकी है। तो हमारे बिजनेस पे भी ये ड्यू है इनको पैसे देना, मीन्स हमारे लिए बर्डन है। किसी को देना हमारे लिए बर्डन होता है, बर्डन बना हुआ है। उस बर्डन का रिप्रेजेंटेटिव नाम क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग।
आई होप ये चीज समझ आई हो। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? सैलरी पता चल चुका है कि एक्सपेंस है और एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो बिना कुछ सोच सिंपली अपन बोल सकते हैं कि सैलरी अकाउंट डेबिट होगा। और ये लिखा है ना, अभी तो मैंने बोला ये बर्डन है, ये आपको फ्यूचर में पे करना है, आपके लिए लाइबिलिटी है, इतना तो बताया। इसका मतलब सैलरी पूरी हिंट दे रखी थी, वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना वैल्यू था? 50,000। आई होप आपको ये ट्रांजैक्शन समझ आया हो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रेंट पेड ₹10,000 फॉर 10 months एंड अनपेड फॉर 2 months। रेंट पेड ₹10,000 फॉर 10 months एंड अनपेड फॉर 2 months। हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का है। वो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने 10 महीने का पे कर दिया और 2 महीने का पे करना बाकी है। तो इसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो 12 महीनों का था उसमें से 10 महीने का पेमेंट हो गया है, 2 महीने का पेमेंट होना बाकी है। तो हमने 10 महीने के लिए 10,000 पे किए, मतलब 1 महीने का कितना हुआ? देखो वो क्या बोल रहे हैं, 10,000 जो है वो 10 months का है, इसका मतलब 1 महीने का कितना हुआ? 1,000। और अभी 2 months का और देना बाकी है, उसकी वैल्यू नहीं दी है क्वेश्चन में, बट इतना ये तो बोला है ना कि 10 महीने का 10,000 है, तो 2 महीने का कितना हुआ? सिंपल 2,000। 10,000 इंटू 2, 2,000 रुपए 2 महीने का हुआ। ये कैसे निकला पहले ये तो समझ में आया क्या? देखो 10,000 रुपए का रेंट 10 महीने का है, तो 1 महीने का 1,000, तो 2 महीने का 2,000। इसका मतलब आपको ये तो समझ आ गया कि साल भर का रेंट 12,000 है। 12 महीनों का कितना होगा? 12,000। तो जो रेंट एक्सपेंस है बिजनेस का वो तो 12,000 का ही खर्चा है, क्योंकि तुमने पूरे 12 महीने बिल्डिंग यूज करी ना। खर्चा तो रिकॉर्ड करना ही है, चाहे पैसे दिए हो या नहीं दिए हो। ठीक है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपने जैसे ही उस बिल्डिंग को यूज कर लिया, पूरे 12 महीने यूज कर लिया, एक्सपेंस हो गया, उसको रिकॉर्ड कर दो। अब वो एक्सपेंस का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ वो दूसरा पार्ट है। एक्सपेंस का पेमेंट कुछ तो हो गया है, 10 महीने का पे कर दिए हो, तो उतने से कैश कम होगा कि नहीं? टू कैश 10,000। और 2 महीने का अभी पे नहीं किए हो मतलब हमारे ऊपर बर्डन है 2 महीने का रेंट पे करना, क्योंकि हमें देना तो होगा ना, आगे चल के 2 महीने का रेंट देना है। तो इसीलिए उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे? किस वर्ड से? रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटी का अकाउंट है बच्चों। रेंट आउटस्टैंडिंग ये एक लाइबिलिटी है, इसका नेचर पर्सनल है। और ये रेंट एक अलग चीज होगी, रेंट आउटस्टैंडिंग एक अलग चीज होगी। ये तो खर्चे का अकाउंट है। अब इस खर्चे का वो पार्ट जो नहीं पे किया, जो बर्डन हमारे सिर पर है, किसी ना किसी इंसान को ही देना है, लैंडलॉर्ड, इसके ओनर जो है उनको देना है, उनको हम रिप्रेजेंट किस नाम से करेंगे? रेंट आउटस्टैंडिंग। अब कितना देना बचा है? इसको देने के लिए 2,000 रुपए बचे हैं। आई होप ट्रांजैक्शन समझ आ रहे होंगे। ये ट्रांजैक्शंस को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें याद करके कुछ नहीं कर सकते अपन। तो जितनी जल्दी चीज़ें समझेंगी उतना बेटर होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये 10,000 रुपये का रेंट 10 months का था, तो ये समझ आ गया ना, 1,000 रुपये 1 महीने का हुआ। जब 1,000 रुपये 1 महीने का है तो 2 महीने का मैंने क्यों निकाला? क्योंकि वो बोल रहे हैं 2 महीने का देना बाकी है। तो जो बाकी है वो लाइबिलिटी बन गई हमारी, और जो हमने दे दिया है वो कैश क्या होता है तुम्हारा? एसेट। अब वो कम करना है ना, तो एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। वही किया मैंने। और रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, बढ़ाने के लिए और डेबिट करेंगे, वही कर दिया। समझ आ रही है बात? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ये 7th था। Let's move to the next 8th transaction. Wages paid ₹10,000 and 5,000 is unpaid. Wages paid ₹10,000 and 5,000 is unpaid. मतलब हमने 10,000 रुपये वेजेस पे कर दिए और 5,000 अनपेड पड़े, मीन्स हमें 5,000 अभी पे करना बाकी है। अनपेड का मतलब होता है अभी बाकी है पे करना।
आप देखिए, आप बाकी है पे करना तब बोलोगे ना जब उस वर्कर्स से आपने सर्विस ले ली होगी। तो इसका मतलब जो आपने पे कर दिया, जो पेड है, उतने से तो कैश कम हो गया होगा। आपने 10,000 रुपए पे कर दिए हैं, 10,000 गिवन है ना, हाँ, और जो बाकी है अभी पे करना, वो तुम्हारे सिर पे सुनते साथ ही समझ में आना चाहिए कि यार ये 5,000 रुपए देना बाकी है, मतलब मेरे सिर पे एक बोझ सा लग रहा है। उस बोझ का नाम है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000 बाकी है। इसका मतलब पूरे साल भर में वेजेस नाम का खर्चा 15,000 का है। उसमें से 10 पे हो गया है, 5 पे करना बाकी है। तो इसका मतलब हमारा सिर्फ 10,000 खर्चा नहीं कहलाएगा। ये कैश सिस्टम से अकाउंटिंग नहीं हो रही है, अक्रूवल सिस्टम से अकाउंटिंग हो रही है। सर्विस ले ली तो खर्चा हो गया, उसे रिकॉर्ड कर लो। ये अनपेड है का मतलब है उनने उनका काम कर दिया होगा, तभी हमारे लिए 5,000 पे करना बनता है उन्हें। समझ आ रही है बात? तभी तो हम उनको 5,000 देंगे। अब हमने वो पैसे दिए नहीं, इसीलिए वो अनपेड कहला रहे। तो उनका काम उनने कर दिया, ये 10 तो हमने दे दिए और 5 हमको देना बाकी है, मतलब वेजेस का खर्चा 15,000 का था। ये डेबिट हो गया, खर्चा है इसलिए डेबिट, कैश कम हो रहा है क्रेडिट, वेजेस आउटस्टैंडिंग बर्डन बन गया 5,000 देना, लाइबिलिटी अगेन क्रेडिट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 9th। लेट्स सी ट्रांजैक्शन 9th क्या बोलते हैं। इंटरेस्ट ₹10,000 इज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न कर लिया। अर्न कर लिया मतलब इनकम हो गई। इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज अर्नड, मतलब 10,000 रुपए की इंटरेस्ट की इनकम हमने अर्न कर ली, मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड नाम की क्या हो गई तुम्हें, इनकम 10,000। और इनकम शुड बी रिकॉर्डेड एज सून एज इट इज अर्न, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। अक्रूवल बोलता है ऐसा। तो अब देखो, इंटरेस्ट अर्न तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, मतलब जिनसे हमने कमाया उसने भी पैसे दिए नहीं हमें। इंटरेस्ट के नाम पे जो हमें 10,000 रुपए मिलने चाहिए थे वो कैश या बैंक में आया नहीं। आया नहीं तो क्या हुआ, एक राइट तो बन गया ना उनसे लेने का, जिनसे हमने इंटरेस्ट की इनकम कमाई। तो उसी को बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। इस अक्रूड वर्ड का मतलब क्या है पता है? इंटरेस्ट अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब हमने अर्न तो किया पर अभी मिला नहीं। तो अक्रूड इंटरेस्ट इज नथिंग बट दिस इज योर एसेट। आपको राइट है वो, ये अक्रूड इंटरेस्ट उन ग्रुप ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा जिनसे हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया पर अभी उन्हें दिया नहीं है, फ्यूचर में पे करेंगे। तो फ्यूचर में पे करेंगे, तो जब पे करेंगे, पे करने की काउंटिंग उस दिन होगी जिस दिन वो पे करेंगे, बट इनकम तो आज ही है ना। इनकम पैसे मिलने पर इनकम कहलाएगी, ऐसा कैश सिस्टम बोलते हैं, अक्रूवल नहीं। आपने कमा लिया, अर्न कर लिया, मतलब इनकम हो गई। इनकम हो गई तो बुक में इनकम दिखनी चाहिए। टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इनका इंटरेस्ट रिसीव का मतलब ही है कि इंटरेस्ट रिसीव को मैंने क्रेडिट किया, इनकम क्रेडिट होती है। और ये इंटरेस्ट, ये अक्रूड इंटरेस्ट एसेट है, तो अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कितना अर्न कर लिया? इन 10,000 रुपीज। आ रहा है, समझ आ रहा है आप लोगों को? ध्यान दीजिए, देखिए हमने क्या किया, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट अर्न कर लिया पर वो मिला नहीं, नॉट रिसीव्ड, नॉट येट रिसीव्ड। अब रिसीव नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम डेटर्स, मतलब अगर किसी को उधारी में सामान बेचते भी हैं तो जैसे ही बेचते हैं सेल तो बोलते हैं ना भाई सेल तो हुई। अब नहीं मिला पैसा तो क्या हुआ, एक राइट बन गया, उस इंसान के नाम से बुक में लिख देते हैं कि वो हमारा डेटर है, हमें उससे पैसे लेने हैं। सेम ट्रांजैक्शन तो ये भी है कि इंटरेस्ट नाम की हमारी इनकम तो हुई, हमको राइट तो बन गया इंटरेस्ट लेने का, बट उसने भी दिया नहीं तो क्या हुआ, हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं राइट टू रिसीव करके। उस राइट टू रिसीव का नाम क्या यूज करते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या यूज करनी है, अक्रूड वर्ड यूज करना है, अक्रूड इंटरेस्ट। ये भी एक पर्सनल अकाउंट है
बट ये एसेट है हमारा। जब हमारे ऊपर बर्डन होता है तब हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज करते हैं, वो भी पर्सनल अकाउंट होता है बट वो लाइबिलिटी होती है क्योंकि देना है। अब यहाँ पे भी पर्सनल अकाउंट है पर ये एसेट है क्योंकि हमें देना नहीं, हमें लेने का हक है। क्लियर? चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? प्रीपेड रेंट ₹10,000। बहुत सही ट्रांजैक्शन समझो। प्रीपेड रेंट ₹10,000 मतलब हमने एडवांस में इस साल जितना भी रेंट भरे हैं हमने उसमें से 10,000 रुपए जो रेंट के भर चुके हैं वो एडवांस में दे दिए है। मीन्स हमने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, ज्यादा दे दिए। वो इस साल को बिलोंग, इस अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग नहीं करते, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का खर्चा है। तो इस साल की अकाउंट्स की बुक्स में सिर्फ इसी साल का खर्चा आना चाहिए। पर आपने जब भी रेंट दिया होगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं अभी जो एंट्री लिख रही हूँ वो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं है। मैं बता रही हूं कि जब भी आपने रेंट पे किया होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश करके पे किया होगा। सपोज 10,000 दिया तो मैं 10,000 ही लिख दे रही हूँ अभी, ठीक है। पर बाद में बाय एंड ऑफ द ईयर आपको पता चला, जिस दिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर रहे थे, तब पता चला कि हमने साल भर में जितना भी रेंट पे किया उसमें से कुछ रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया है। तो जो एक्स्ट्रा रेंट पे किया है वो हमारा एसेट है क्योंकि हमें नेक्स्ट ईयर विदाउट पेइंग एनी रेंट उतने दिन, जितने दिन का एक्स्ट्रा रेंट पे कर दिया है उतने दिन इस बिल्डिंग को यूज करने का राइट है। मीन्स हमें उसके अगेंस्ट अब कोई और एडिशनल रेंट नहीं देना होगा और हम बिल्डिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने एडवांस में उनको रेंट दे दी है। तो हमारा राइट हो गया, एसेट बन गया। ऐसे एसेट को बोलते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, ये आपका एसेट है। और जब भी आपने पे किया था, आपने एक्सपेंस करके रिकॉर्ड कर दिया था, आपकी बुक में खर्चा ज्यादा दिख रहा होगा तो उस खर्चे को कम करो टू रेंट 10,000। कुछ समझा है कि ऊपर से ही चला गया? ऊपर से चला गया। चलो फिर से एक्सप्लेन करते हैं। आपने ट्रांजैक्शन क्या बोल रहे हैं? प्रीपेड रेंट है 10,000 का। ऐसा नहीं बोल रहे कि हमने अभी पे किया है, बस इतना बोला गया है कि जो रेंट है 10,000 का प्रीपेड है। मीन्स हमने जब भी पूरे साल भर में जो भी रेंट पे कर चुके हैं, जिसका एंट्री पहले ही हो गई होगी, क्योंकि ट्रांजैक्शन की एंट्री तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे हो रही होगी ना, समय के हिसाब से हम रिकॉर्ड करते जा रहे होंगे। तो हमने जब भी रेंट पे किया होगा तो रेंट टू कैश ऐसे करके हमने अकाउंटिंग कर ली होगी, क्योंकि हमने उस टाइम ये नहीं देखा कि ये इस साल के लिए है कि अगले साल के लिए। तो हमने एक्सपेंस, रेंट खर्चा होता है, रेंट डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, रेंट डेबिट टू कैश, ऐसे पास करते गए एंट्री। साल के एंड में हमें पता चल रहा है कि जो इतना सारा रेंट डेबिट टू कैश कर दिए हैं हम, इसमें से 10,000 अगले साल का है, इस साल का नहीं है। तो जो 10,000 इस साल का नहीं है वो मेरा एसेट है क्योंकि वो मेरा खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर उस बिल्डिंग को उतने पीरियड के लिए और बिना रेंट दिए यूज कर सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसका रेंट पे कर चुका है। राइट है मुझे, उस राइट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट। अब मैंने जब पे किया था रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश ऐसा करके मैंने अकाउंटिंग करती गई, तो भैया रेंट जो अकाउंट है, एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो ज्यादा दिख रहा होगा कि नहीं? क्योंकि वो खर्चा इस साल का नहीं है तो उसको कम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया? टू रेंट कर दिया। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है। अब इसी ट्रांजैक्शन के साथ में एक और ट्रांजैक्शन लेकर आती हूँ जिसे अपन 11th नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बोल सकते हैं कि पेड रेंट ₹12,000 on 1st June 2021 for 12 months। सपोज मैंने क्या लिखा? पेड रेंट ₹12,000 on 1st June 2021 for 12 months। पहली बात तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। प्लीज मार्क डेट एज इंपॉर्टेंट। ये जितने भी अभी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले बता रही हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए वरना बहुत कंफ्यूज होंगे कि कब आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखना है, कब नहीं लिखना है, क्यों लिखना है। एक तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड कर करके देखिए, पहले अच्छे से समझिए। चलिए, पेड रेंट ₹12,000 on 1st June 2021 for 12 months।
ठीक है, हमने 1 जून 2021 को रेंट पे किया है 12,000। अब हो सकता है कि हमने 1 जून 2021 से ही कोई बिल्डिंग को रेंट पे उठाया। मैंने एक बिल्डिंग लगनी है, मैंने उस बिल्डिंग को 1 जून से रेंट पे लिया और उस ओनर ने मुझसे 12,000 रुपए, उस बिल्डिंग के ओनर ने 12,000 रुपए रेंट ले लिए 12 महीनों के। तो ये जो मैंने 1 जून 2021 जो आपके सामने दिख रहा है, 1 जून 2021 को जो रेंट पे किया, इसके 12 महीने कब खत्म होंगे? जून के ठीक एक दिन पहले क्या आता है? 31 मई 2022 मई आता है ना, 31 मई देन 1 जून, तो इसके ठीक एक दिन पहले दिन आएगा 31 मई और एक साल बाद 2022। अब आप जरा देखो, ये 31 मार्च को ही ईयर एंड हो जा रहा है, 31 मार्च 2022 को ही ईयर एंड हो जा रहा है। तो जो आपका इसके बाद के मतलब 10 मंथ्स तो यहीं आ गए। अब मैं एक पूरी अकाउंटिंग साइकिल बना देती हूँ। 1 अप्रैल 2021 से साल शुरू होगा, 31 मार्च 1 अप्रैल 2021 से फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, जो कि एंड होगा 31 मार्च 2022 को। पर जो मैंने रेंट 12 महीने का पे किया है, उसकी डेट चालू होती है 1 जून 2021, यहां से 12 महीने खत्म होते हैं 31 मई 2022 को। तो कुछ रेंट तो ये फाइनेंशियल पीरियड को बिलोंग कर रहा है, यहां से यहां तक का रेंट तो इसी फाइनेंशियल ईयर का है। बट इसके बाद से लेकर ये जो आपने 2 महीने का और पे किया, 31 मई तक का और जो पे किया, ये जो 2 मंथ्स का पे कर दिया, पे तो आपने 1 जून को ही करा ना, पर ये 2 महीने कब आप कब फॉल कर रहे हैं? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या ये 2 महीनों का रेंट इस फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रीपेड कहलाएगा कि नहीं? ये 10 मंथ्स हो गए और वो आपके हो गए 2 मंथ्स, तो 10 मंथ्स का रेंट हो गया 10,000 और 2 मंथ्स का रेंट हो गया 2,000। कैसे निकाला भाई? ये तो समझ आया ना, 12,000 12 महीनों के लिए है, तो 1 महीने के लिए कितना हुआ? 1,000। तो 10 महीनों के लिए कितना हुआ? 1,000 इंटू 10। और 2 महीने के लिए कितना हुआ? 1,000 इंटू 2। तो ऐसे आपका 2,000 आ गया। ये तो समझा कि नहीं? ये टाइमलाइन समझ आ रही है कि नहीं? क्या लिखी है मैंने? 4 डेट लिख दी, पूरा कंफ्यूज कर दिया नहीं ना? कंफ्यूज नहीं हुए ना? बिल्कुल, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं आप लोग सब। 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 ये जो डेट लिखी है, इस डेट की बुक्स बन रही हैं, पर रेंट हमने 1 अप्रैल को नहीं पे किया है। हमने बिल्डिंग ही 1 जून को रेंट पर उठाई है, तो रेंट पहले का देंगे क्या? हमने 1 जून को बिल्डिंग उठाई तो सामने वाले ने बोला 12 महीने का रेंट दे दीजिए आप, तो हमने 12 महीने का रेंट दे दिया। तो 1 जून से जून 2021 से 12 महीने खत्म होते हैं 31 मई 2022 को। तो 10 महीने तो हमारे इसी साल का खर्चा कहलाएगा, क्योंकि ये इसी फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं जिसकी बुक्स बन रही हैं। पर 2 महीने का खर्चा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का चला जाएगा। ये 2 महीने हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे और ये बचे हुए 10 मंथ्स हमारे जिस साल की बुक बन रही है, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी देखते हैं। तो जो खर्चा इस साल का ही है, तो उसको खर्चे के नाम से ही रिकॉर्ड करेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। जो खर्चा नेक्स्ट ईयर का है पर हमने अभी से पे कर दिया, उस पे हमारा राइट है। खर्चा नेक्स्ट ईयर का है, खर्चा इस साल का नहीं है, तो आज वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, आज की डेट पे तो वो हमारा एसेट है। उस एसेट का नाम क्या है? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट। कितना? 2,000, क्योंकि आपको राइट है 2,000 रुपीज जो आपने रेंट 2 महीने के और दे रखे हैं। तो अब 2 महीने बिल्डिंग, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के भी 2 महीने बिल्डिंग आप यूज करने के बाद ही रेंट दोगे अब, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू कैश। पैसा तो भाई तुमने पूरा 12,000 ही पे किया ना, पैसा तो आज 12,000 ही गया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कैश की वैल्यू, कैश कितना गया वो डिसाइड नहीं करेगा कि खर्चा कितना है। पैसा तो 12,000 गया, बट हम खर्चा पूरा 12,000 रिकॉर्ड नहीं करेंगे। खर्चा सिर्फ इस साल का, एक्सपेंस इस साल का सिर्फ 10,000 है। 2,000 हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है, उल्टा इस साल के लिए एसेट बन गया, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस बनेगा। टू कैश 12,000। कोई डाउट? अब जो मैंने पहले ट्रांजैक्शन पढ़ाया था 10th नंबर का और जो मैंने 11th नंबर का ट्रांजैक्शन पढ़ाया है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
जो 10th नंबर का ट्रांजैक्शन जो आपने देखा था, जरा ध्यान से देखिए, 10th नंबर के ट्रांजैक्शन में रेंट अभी जिस टाइम पे हमें पता चला कि ये इस पीरियड को नहीं बिलोंग करता, हमने तब रेंट नहीं दिया था। रेंट तो हम पहले ही भरते जा रहे थे और उसकी एंट्री करते जा रहे थे, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, राइट। बट ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, मैंने क्या लिखा, पेड रेंट ₹12,000, पे कर रहे हैं हम अभी, पेमेंट ही अभी हो रही है। और जैसे ही हमने 1 जून को पे किया, हमारा अकाउंटेंट बहुत इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि जब हम 1 जून को पेमेंट कर रहे हैं तो उसको सारे की सारे को एज अ रेंट एक्सपेंस करके मत रिकॉर्ड कर दो। तो उसने पहले से ही इसे बाइफरकेट कर दिया, रेंट को अलग, प्रीपेड रेंट को अलग। बाय चांस मेरा अकाउंटेंट में बुद्धि नहीं, इतना समझदार नहीं, और उसने ऐसा कर दिया था कि उसको लगा कि ये रेंट नाम का खर्चा है भाई, डाल दो 12,000, पैसा चला गया टू कैश 12,000। ऐसी गलती बिल्कुल वो कर सकता है, उसने ऐसा रिकॉर्ड कर दिया, तो ये पूरा रेंट में ही चला गया 12,000। फिर जब मैं उस बिजनेस की ओनर हूँ, बीइंग अ सीए, इतना मुझे समझ आता है, मैंने जैसे ही देखा, मैंने बोला अरे तुमने ये गलत कर दिया, तो मैं बोलूँगी कोई बात नहीं, ये रेंट जो तुमने ज्यादा लिख दिया है उसको क्रेडिट कर दे भाई 2,000, ठीक है, और ये मेरा एसेट बन गया। प्रीपेड रेंट खर्चा नहीं है, क्या है वो, मेरा एसेट है 2,000 से। आपको रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर इसी साल 11th में पढ़ना है, तब आप देखोगे कि अगर आपके अकाउंटेंट से कुछ गलती हो गई तो हम रेक्टिफाई कैसे करते हैं। तो एक तरीके से मैंने उसकी गलती को रेक्टिफाई कर दिया यहाँ पर, उसको ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए था, क्योंकि जिस टाइम पे कर रहे थे उसी टाइम पे पता चल चुका था। करेक्ट एंट्री अगर आपको एग्जाम में आएगी तो ये करके आना, ये जो ट्रांजैक्शन लिखा है, पे करते टाइम ही आपको पता चल गया है कि ये 2 महीने का एडवांस में रेंट दिया है, ठीक है। अब अगर जो 11th वाला जो ट्रांजैक्शन जो था उसकी एंट्री ये हुई, बट अगर जो 10th वाला ट्रांजैक्शन था, सपोज हमने रेंट पे किया और हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट ईयर का है या ये नहीं है, तो हम तो ऐसी एंट्री पास कर देते ना, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे ही हमने साल भर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश पास किया होगा, जब जब पे किया, एंड में पता चला कि भाई इसमें से कुछ तो अगले साल का है, तो हम कुछ नहीं, कोई बात नहीं, जो अगले साल का है वो हमारा आज एसेट है, और वो जो खर्चा हमने दिखा दिया था हमारी बुक्स के अंदर उसको कम कर दो, ये हमने कम कर दिया। आई होप अब ये चीज क्लियर हो गई हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 13। इसको नोट जरूर करते जाइएगा आप लोग, या स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ट्रांजैक्शन नंबर 13 क्या बोलता है, आउट ऑफ सैलरी पेड दिस ईयर 10,000 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर। अब देखो क्या बोल रहे हैं, जितनी भी सैलरी हमने इस साल पे की 10,000 नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करती है। मतलब क्या, एडवांस सैलरी दे दी, जो कि आप क्या बोल सकते हो, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी। वेरी गुड, कैश नहीं आएगा। आउट ऑफ सैलरी पेड दिस ईयर, मतलब इस साल में हमने जो भी सैलरी पे की थी उसमें से 10,000 अगले साल को बिलोंग करता है। सैलरी पे की थी, सैलरी पे नहीं कर रहे, अभी नहीं कर रहे, जो भी हमने पे की होगी, तो जब भी सैलरी पे की होगी एंट्री क्या बनी होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बनी होगी कि नहीं। अब पता चल रहा है कि जो भी हमने सैलरी पे की थी उसमें से 10,000 अगले साल का खर्चा है, वर्कर्स ने आपसे एडवांस ले लिया होगा, तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 और वो खर्चे को कम कर दो टू सैलरी। क्लियर, अब भी इतनी राम कथा सुनाई थी, सेम इस पे भी अप्लाई होती है। ट्रांजैक्शन नंबर 14 नेक्स्ट, प्रोवाइड 10% depreciation on furniture costing 50,000 for 2 months. Provide 10% per annum depreciation on furniture costing 50,000 for 2 months. क्या मतलब हुआ इसका, कि हमें डेप्रीसिएशन लगाना है फर्नीचर पे, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस होता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इसका एक्सप्लेनेशन तो आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। ये एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए क्रेडिट। अब 50,000 का एसेट है, 10% डेप्रीसिएशन लगाना है सिर्फ 2 महीनों के लिए।
सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख लीजिए। क्लियर? 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 इंटू 1/6। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो यहाँ आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन। Transaction number 15. Received rupees 20,000 from Ritu, which were written off as bad debts in previous year. Marked as important. और आप लिख लीजिए, मैक्सिमम लोग एग्जाम पे आने के बाद भी इसको गलत करके आएंगे। अपनी कॉपी में लिख कर रखिए कि ये एग्जाम में आएगा तो हमसे गलती हो जाता है, जबकि समझ आ गया ट्रांजैक्शन सब कुछ, बट फिर भी हमसे इससे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत कर देते। आई डोंट नो व्हाई, बट गलती हो ही जाती है। पर देखिए, मैं अपनी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हूँ, होपफुली आपके अंदर तक जाए और आपसे गलती ना हो। रिसीव्ड रुपीज 20,000 फ्रॉम रितु विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर। क्या मतलब है इसका? कोई रितु नाम की डेटर होगी जिससे हमें पैसे लेना था, जिसको हम ऑलरेडी अपनी बुक्स में बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड कर चुके हैं। मीन्स जैसे ही हम बैड डेब्ट्स की एंट्री पास करते हैं, वो पर्सन हमारी बुक्स में दिख नहीं रहा होता है, ठीक है। पर अब वो हो सकता है उसके पास फ्यूचर में पैसे आए एंड शी इज़ वेरी लॉयल, बहुत ही मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की थी। उसने सोचा कि मैंने अर्न किया है, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहती, मेरे पास अभी तो 20,000 रुपये हैं, तो मैं जिन को पैसे देने थे मैं उनको रिटर्न कर देती हूँ। मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं रिटर्न कर देती हूँ। तो उसने 20,000 रुपये हमें रिटर्न कर दिए, जो कि पहले बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड हो चुका था। तो उसने 20,000 रुपये दिए हैं। एक तो कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट 20,000, क्योंकि कैश आ रहा है। दूसरा नाम जो आएगा वो रितु आना चाहिए, या जब बैड डेब्ट्स हुआ था तो बैड डेब्ट्स लॉस करके रिकॉर्ड हुआ था, अब वही लॉस रिकवर हो गया तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड करके रिकॉर्ड होना चाहिए। रितु वर्ड आना चाहिए कि बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब जिसने ये पैसे दिए उसका नाम आना चाहिए, या बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आना चाहिए। मैं अभी तो एंट्री बना दे रही हूं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आना चाहिए 20,000। देखो क्यों आना चाहिए, इसके लिए थोड़ा सा ना पहले की बात करते हैं, प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। मींस पिछले साल की बुक्स में कैसे दिख रहा होगा, क्योंकि लिखा है ना विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल। ये हम थोड़ा सा लास्ट ईयर की बुक को देखते हैं, जब हमने रितु को सेल की होगी बच्चों, तो एंट्री हुई होगी फ्रेंड्स, रितु अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20 ऐसा हुआ होगा ना, मानते हो ना। और जब ये रितु इंसॉल्वेंट हो गई होगी, विच वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन लास्ट ईयर, मतलब क्या, जिसे हम एज अ बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड कर चुके हैं लास्ट ईयर ही, मतलब मान लिए हैं कि ये पैसा नहीं देने वाली, तो हमने क्या कर दिया होगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और रितु से तो अब कुछ मिलना नहीं है, तो ये एसेट कोई मतलब का नहीं, खत्म, इससे कुछ नहीं मिलना है, इसलिए इसको क्रेडिट 20,000। ऐसी एंट्री हमने आज नहीं पास की है, लास्ट ईयर किया होगा। अभी तो जो ट्रांजैक्शन दिया है ना उसकी एंट्री ये है बस, बट ये इतनी पिछले साल में मैं जाकर आपको इसलिए दिखा रही हूं कि जिस किसी को लग रहा होगा कि यहाँ रितु आना चाहिए था, मैम ने बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दिया, गलत लिख दिया, उनको प्रूफ करने के लिए कि मैंने गलत नहीं लिखा, मैंने बिल्कुल सही लिखा है, रितु क्यों नहीं आएगा, ठीक है। और आप भी एग्जाम में यही गलती कर आएंगे, कैश टू रितु लिख कर आ जाएंगे, जबकि एंट्री है कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो उसको समझाने के लिए, आपके अंदर तक उतारने के लिए मैं ये लास्ट ईयर की बुक्स बनाई हूं। अब थोड़ा लास्ट ईयर की बुक को अच्छे से देखो। आप लोगों को मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग इसीलिए सिखाई है कि देखना अच्छे से आए। ये रितु है यहाँ पे डेबिट, ये रितु है यहाँ पे क्रेडिट। तो लास्ट ईयर की जो बुक बनी होगी उसमें जो रितु का अकाउंट होगा उसका बैलेंस 101% जीरो होगा। हाँ या ना, बोलो ना। अरे भाई
है ना, जीरो होगा ना, बिल्कुल सही। उसका बैलेंस क्या होगा, जीरो, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट करके जीरो। और वो बिल्कुल सही है क्योंकि लास्ट ईयर तक हमें नहीं पता था कि ये इस साल, अगले साल, सब्सीक्वेंट ईयर्स में हमें 20,000 रुपए देकर जाने वाली, वो उसे खुद भी नहीं पता था। बट उसने किसी सोर्स से कमाया होगा, दूसरा काम किया होगा और अब उसकी अर्निंग हो रही होगी, तो उसने सोचा कि जो मैंने नहीं दिए हैं, जिन जिन पार्टी से सामान लिया और जिनको पैसे नहीं दे पाई हूँ, अब मैं पैसे दे देती हूँ। ठीक है, तो लास्ट ईयर हमें ये पता था और हमने ये अकाउंटिंग की थी। अब ट्रांजैक्शन को पढ़ो। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम रितु विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर एज अ बैड डेब्ट्स रिकॉर्ड हो गए थे। तो हमने हमारी बुक्स में रितु को जीरो कर दिया था और उस 20,000 का नुकसान दिखाया था कि हमने बेचा पर हमें कुछ भी पैसे नहीं मिले। अब सब्सीक्वेंट ईयर में इस साल क्या हुआ, 20,000 रुपए उसने दिए तो कैश तो आया, है ना। अब जरा देखो, जिसको ऐसा लग रहा है कि आपने ऐसी एंट्री पास करनी चाहिए थी, कैश अकाउंट डेबिट टू रितु। अब तुम जरा इस एंट्री को पढ़ के बताओ कि इसका मतलब क्या निकलता है। आपको पता है इस एंट्री का मतलब क्या निकलता है? कैश अकाउंट डेबिट करने का मतलब होता है कि कैश बैलेंस 20,000 से बढ़ गया, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। रितु को क्रेडिट कर दिया। लास्ट ईयर तक रितु का बुक्स में बैलेंस जीरो दिख रहा था। ओपनिंग बैलेंस जो था रितु हमारी बुक में जीरो पर दिख रही थी क्योंकि खत्म हो गया था उसका बैलेंस। हमने उसको 20,000 क्रेडिट कर दिया, मतलब उसके अकाउंट में 20,000 क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा। किसी भी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखने का मतलब ही लाइबिलिटी होता है। क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है? इनकम का होता है और लाइबिलिटीज का होता है, गेन्स का होता है, कैपिटल का होता है ना। और एसेट्स और एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, पता है या नहीं पता है? तो अब ये किसी इंसान का अकाउंट है और उसमें क्रेडिट दिख रहे हैं। किसी इंसान से अगर पैसे लेने हैं तो उसमें डेबिट दिखना चाहिए क्योंकि एसेट है वो। पर अगर किसी इंसान के अकाउंट में क्रेडिट दिख रहा है, इसका मतलब हमें उस इंसान को पैसे देने हैं। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने अकाउंटिंग? क्या आपको उसको 20,000 रुपए देने हैं? नहीं देने, वो तो उसने कभी नहीं दिए थे जो आज दे दी। समझ आ रही है बात? जिसे हमने लॉस करके रिकॉर्ड किया था। अब जिस प्रूडेंस प्रिंसिपल भी क्या बोलता है, फ्यूचर एंटिसिपेटेड गेन्स को पहले से रिकॉर्ड मत करके रखो, लास्ट ईयर मत रिकॉर्ड कर लो कि अगर दे दी तो भैया, फिर दे देती तो लॉस ही क्यों रिकॉर्ड किया था आपने? अब वो नहीं दी, उस टाइम वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुकी थी, इसीलिए आपने बैड डेब्ट्स करके रिकॉर्ड किया। अब उसने फ्यूचर में दे दिया, हो सकता है दे, हो सकता है ना दे, आप उस पर कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकते अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुकी है तो। अब उसने दे दिया तो आपकी एक इनकम हो गई जिसका नाम क्या हो गया, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड जब नहीं दिया था तब एक लॉस हुआ था जिसका नाम क्या था, बैड डेब्ट लॉस। और अब जब दे दिया तब उसका नाम क्या है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। टू ऋतु नहीं आएगा। टू ऋतु कर देने से आपकी बुक्स दिखाने लगेंगी कि आपने 20,000 रुपए ऋतु से लिए हैं जो आपको उसे लौटाना है। क्या सही दिख रहा है? क्या यही ट्रांजैक्शन था जिसकी तुमने एंट्री बनाई? ट्रांजैक्शन कुछ और बोल रहा था और ये एंट्री बुक्स में जो बनी है, अगर उस एंट्री को मैं पढूं मॉडर्न अप्रोच से अकाउंटिंग करने का फायदा ही यही है कि अब इतने जूनियर लेवल पर 11th के स्टूडेंट्स हो, एकदम कॉमर्स को न्यू आए हो, आप अभी न्यू है ये सब्जेक्ट आपको, बट फिर भी आप एंट्रीज को पढ़ के ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, बुक्स में क्या दिखना चाहिए, आप समझ सकते हो। समझ आ रही है बात? कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसीलिए इस चैप्टर पे इतने मल्टीपल वीडियोस, इतने सारे ट्रांजैक्शंस, अभी तक हम लोग मोर देन 60 ट्रांजैक्शंस अलग अलग पार्ट ऑफ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ही आपको दिया गया है जो उस ट्रांजैक्शन का रीजन है। तभी मेरे वीडियोस आप देखेंगे थोड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप वो ट्रांजैक्शंस को समझें। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ये जो वीडियोस मैं जिनके लिए बना रही हूँ वो एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं कॉमर्स के, एकदम छोटे हैं, एकदम न्यू हैं, तो उनको समझाने के लिए मुझे चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ता है, जिस कारण से वीडियोस थोड़े से
लंबे भी हो जाते होंगे। आपको लगता होगा कि मैम बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाती है, बट ये आपके लिए, आपके फायदे के लिए ही बना रही हूँ। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप उसको याद करें, समझें, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को बता रही हूँ। अब समझ आया मैंने टू ऋतु क्यों नहीं लिखा था और यहाँ बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों लिखा? क्योंकि अगर मैं ऐसा लिख दूं तो मेरी बुक्स कुछ और बोलेंगी, ट्रांजैक्शन हुआ कुछ और है। ऋतु जो नहीं दी थी पैसे वो आज दे के जा रही है, और अगर मैं ऐसा लिख दूंगी तो ये ऐसा दिखाएगा कि ऋतु में 20,000 रुपए क्रेडिट है। क्रेडिट का मतलब होता है लाइबिलिटी। किसी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब है लाइबिलिटी, किसी पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का मतलब है एसेट। तो ये लाइबिलिटी है, मतलब मुझे अब 20,000 रुपए ऋतु को देना निकल रहा है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जबकि हुआ ऐसा था कि ऋतु ने पुराने डूबे हुए पैसे हमें लौटाए हैं इस साल। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। क्लियर है? थोड़े बहुत ट्रांजैक्शंस अभी और बच गए हैं, वो बस अब लास्ट एक फाइनल वीडियो और आएगा जर्नल एंट्रीज पे, जिसपे बचे कुछ सभी ट्रांजैक्शंस मैं और कवर करूंगी। थोड़े बहुत ही ट्रांजैक्शंस होंगे, 7, 8 या 10 ट्रांजैक्शन मैक्सिमम। तो लास्ट पार्ट भी आप जरूर वेट करिए, उसको भी मैं बहुत ही जल्द शूट करके अपलोड करूंगी। तब तक के लिए आप ऑलमोस्ट सभी कुछ पढ़ चुके हैं। आपके पास जो भी बुक हो, बार बार मैं बोलूंगी, उससे अब आप प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिसिंग आपको चीजें नहीं बनेंगी। और जितने ट्रांजैक्शंस मैंने कराए उन्हें तो आप वापस से खुद से करने की कोशिश करिए और आंसर्स के साथ मैच करिए। कुछ आपसे गलत होता है तो हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे रीजनिंग दी गई है, उसे जरूर सुनिए। वही आपको आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग होने में हेल्प करेगा। प्लीज टेक दिस चैप्टर वेरी सिंसियरली। हर एक वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जर्नल के कि इस चैप्टर को बहुत सिंसियरली लो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये आ गया तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। आई होप जो आज ट्रांजैक्शंस लिए थोड़े से अलग थे, थोड़े से एडवांस थे, आपको समझ आए हों। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सही समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करिए और ये वाले ट्रांजैक्शंस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इन ट्रांजैक्शंस में ट्रांजैक्शंस ईजी लगे, वो भी फैमिलियर हो सके। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को जिनने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि और भी ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं जो अलग अलग चैप्टर्स पे सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। मेरी टीचिंग स्टाइल ही ऐसी है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बताने पे ही बिलीव करती हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन हिट जरूर करिएगा, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।